My dear Shine family members, good morning. मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप। जैसा मैंने कल आप सभी लोगों से वादा किया था कि हर दिन मैं लीगल से संबंधित कुछ ऐसे अपडेट्स आपको दूंगा जो आपके लिए, खासकर लीगल में गए सभी हमारे कस्टमर्स के लिए फ़ायदेमंद होंगे। अब उसमें वो अपना फ़ायदा तलाशते हैं या नुकसान तलाशते हैं, ये उनके ऊपर है। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को अपने कुछ और परिचय देना चाहूँगा। उस परिचय के नाते आप लोगों को डिसाइड करना है कि आगे शाइन परिवार की इस मुहिम में, इस लड़ाई में आप किस तरफ अपने आप को पाते हैं। 2012 में शाइन परिवार ने काम करना शुरू कर दिया था। स्थापना 2013 से हुई है, लेकिन प्रॉपर देखा जाए तो 2012 से शाइन परिवार काम कर रहा था। 2012 से लेकर के 2019 तक कोई ऐसा दिन या कोई ऐसा सप्ताह या कोई ऐसा माह या कोई ऐसा वर्ष नहीं था जो शाइन के पिछले दिन, पिछले सप्ताह, पिछले माह, पिछले वर्ष से ज़्यादा उन्नति भरा ना हो। हमने हमेशा निरंतर कामयाबी हासिल करी अपने कामों से, अपनी सर्विसेज से। पब्लिक का बिजनेस था ये। एक दो लोग नहीं, 10-20 लोग नहीं, 100-200 लोग नहीं, 1000-2000 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, लाखों में पब्लिक को डील करना होता था और पब्लिक का ही बिजनेस था और ज़मीन का बिजनेस था। एक ऐसा बिजनेस जिसे अगर आप साल भर कर लें, साल 2 साल के अंदर आपके ऊपर न जाने कितनी FIRs हो जाती हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, 2012 से लेकर के 2018 तक शाइन परिवार पे अंगुलियां उठी जरूर। अंगुलियां किस प्रकार से? 2014 में झूठे आरोपों पर फंसा करके मुझे गलत मुकदमों में फंसाने की कोशिश की गई। उससे पहले 2013 में कुछ ऐसी एजेंसीज जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं था, लेकिन मैं आज उन एजेंसीज या उन लोगों के नाम नहीं ओपन करूंगा, लेकिन शाइन परिवार के बहुत से लोगों को स्टोरी पता है कि कुछ ऐसे फर्जी तरह के लोग ऑफिसर बनकर हमारे ऑफिस आते थे और एजेंसीज का नाम लेकर ब्लैकमेल करने की कोशिश करी। मैं तब भी नहीं झुका, तब भी नहीं रुका। 14 में मुझ पर फर्जी FIR कराई गई, तब भी मैं नहीं रुका, तब भी मैं आगे बढ़ता रहा। 2015-16 का दौर हमारी जिंदगी में इस प्रकार का दौर था जब हम उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे थे। इसी दरमियान जिन रेगुलेशन के तहत हम काम कर रहे थे, उससे संबंधित एजेंसियों के द्वारा नोटिस या वहां पर अपने दस्तावेज सबमिट करना हो, हमने दस्तावेज सबमिट किए। हिंदुस्तान के अंदर हमारे विरोधी दल जिन्होंने CBI, ED, RBI, SEBI हर जगह पर कंप्लेन डालने के तहत से न जाने कितनी कंप्लेन भेजी गई और हर जगह चिट्ठी आती थी और हर जगह अपने दस्तावेज को सबमिट करते थे। भारत देश की ऐसी कोई भी सर्वोच्च एजेंसी नहीं होगी, आपकी कल्पनाओं के बाहर की भी एजेंसियां हैं, जहां पर हमने जाकर के सामना न किया हो और जहां हमने अपने दस्तावेज न दिए हों। वो सारी एजेंसियां जो हमारे काम से संबंधित हैं, वो सारी एजेंसियां जिनके दायरे में रियल एस्टेट या बिजनेस नहीं आते। मुझे लगता है कि शायद भारत देश के अंदर जिस प्रकार की भी केंद्रीय जांच एजेंसियां हों, चाहे वो राज्य स्तरीय जांच एजेंसियां हों, चाहे पुलिस का कोई भी डिपार्टमेंट हो, हर तरह की चीज़ों को मैंने बहुत ही बहादुरी और ईमानदारी के साथ फेस किया है। जाहिर सी बात है, अगर किसी इंसान ने 2012-13 से लेकर के 2019 तक, मैंने एजेंसियों का नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसी कोई एजेंसी नहीं बची होगी भारत देश के अंदर मैक्सिमम जिनका सामना मैंने ना किया हो। और छोटे मोटे ऑफिसर्स के सामने नहीं, बल्कि सर्वोच्च पद पर बैठे हुए ऑफिसर्स के सामने भी मैंने जाकर अपनी बातों को रखी। ऐसा कोई मीडिया नहीं होगा जहां हमारी खबरें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों न छपी हों। लेकिन आज 2019 के बाद से, जब से शाइन परिवार की त्रासदी शुरू हुई, मीडिया, पुलिस प्रशासन, एजेंसीज, ये पूरी तरीके से हमारे ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने की भरकस कोशिश के बाद, अगर मैं 20 से काउंट करूं, 2020 से लेकर अब तक, अगर एक भी आरोप जो हम पर लगाया गया है वो सिद्ध नहीं कर पाए, साबित नहीं कर पाए,
तो इसके पीछे कोई ईश्वरी चमत्कार नहीं, मेरी कानून की जानकारी, लॉ के प्रति मेरा अटूट विश्वास, मेरा वो सारा का सारा तजुर्बा जो मैंने हिंदुस्तान में रह करके शाइन परिवार के अंदर या उससे पहले जो मैंने कार्य किया उसमें कमाया। आज अगर आप जरा सा भी अपने दिमाग को संतुलन करते हुए ये सोचें कि क्या यह संभव है कि 2020, 21, 22 बीतने को आ गया है, ऑलमोस्ट 2 साल से ऊपर समय हो रहा है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन एफआईआर काउंट के अलावा, एफआईआर में लिखे गए आंकड़ों के अलावा वास्तव में कोई भी ऐसा करप्शन या कोई भी ऐसा काम नहीं मिला, नहीं दिखाई दिया अभी तक, जिससे यह स्थापित हो, साबित हो कि कंपनी ने कभी कोई गलत या गैर कानूनी काम किया है। आरोपों के आधार पर आरोप पत्र तैयार किए जा रहे हैं, आरोपों के आधार पर आंकड़े तैयार किए जा रहे थे, आरोपों के आधार पर कोर्ट के अंदर बात रखी जा रही थी, लेकिन साक्ष्य दूर दूर तक कहीं किसी के पास नहीं था। इन सारी चीजों का कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा था कि मैंने कानून की धाराओं को 1-2 साल नहीं, 5-10 साल नहीं, जब से मैंने होश संभाला है तब से मेरा शौक ही रहा है कि मैं कानून को समझूं। किसी और किताब को पढ़ने से बेहतर, दुनिया की और जानकारी इकट्ठा करने से बेहतर सबसे पहले अपने मौलिक अधिकार को, संवैधानिक अधिकार को जानना, यह मेरे लिए अत्यंत जरूरी है। और आज वो तजुर्बा और आज वो सारी चीजें जो मैंने सीखी हैं, चाहे मेरी कंपनी की स्थापना से लेकर अब तक, और चाहे इस फाइट में जब से जंग शुरू हुई तब से लेकर अब तक, मेरा कोई भी भाषण, कोई भी बात, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी रिकॉर्डिंग, कोई भी वक्तव्य मेरा असंवैधानिक कभी कोई नहीं पा सकता है। मैंने कभी भी असंवैधानिक तरीके से किसी भी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। आरोप लगाए गए 2014 में, 2015 में, 2016 में, यहां तक सेक्शन 376 तक मुझ पर लगाने की कोशिश की गई, यहां तक 307 लगाने की कोशिश की गई, लेकिन मैं कभी डरा नहीं। इन सारी चीजों के बाद भी अपने काम को करता रहा। 2017, 18 ये ऐसे दौर थे जब मेरे ऊपर आरोपों की भरमार की गई, लेकिन अपने उसी संवैधानिक अधिकार को और भारतीय संविधान में अपनी आस्था को ध्यान में रखते हुए मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो संवैधानिक हो, और मैंने हर जंग को जीता। नेपाल त्रासदी जो हमारे साथ हुई, तो गवाह हैं वहां पे सैकड़ों लोग, हर कोई अपनी आस और अपनी उम्मीद छोड़ देता था, लेकिन मैं ये कहता था जो चीज कानून में नहीं है वो हो ही नहीं सकता, जबकि नेपाल हमारे लिए एक विदेश की धरती थी और मुझे वहां के भी कानून में इतनी आस्था थी कि जब एक बार मुझे मौका मिला नेपाल के न्यायाधीश के सामने अपनी बात रखने के लिए, और आप में से बहुत लोगों को शायद ये बात पता ना हो, लेकिन जो मेरे साथ लोग थे, एक दिन परमिशन मांग करके अपनी बात रखने के लिए न्यायाधीश महोदय के सामने मैंने परमिशन मांगा, जिसकी परमिशन मुझे मिली थी, और मैंने संवैधानिक तरीके से नेपाल की कोर्ट में भी अपने और अपने लोगों की केस की पैरवी करी थी। ये वहां पर मौजूद सारे लोग जो मेरे साथ बंदी थे, वो सभी लोग इसके गवाह हैं, साक्ष्य इसके हैं। फिलहाल मैं आप सभी लोगों से बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, कानून के प्रति मेरी जानकारी और जानकारी होने की वजह से कानून के प्रति मेरी आस्था और मेरा विश्वास इतना प्रगाढ़ है कि मैं कभी भी किसी भी ऐसी असंवैधानिक भाषा या ऐसी धमकियों से, ऐसी बातों से कभी नहीं डरता हूं जो संविधान के दायरे में ना आती हो। लोग चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन मैं कभी विचलित नहीं होता हूं। अगर संविधान के दायरे में कोई बात, कोई एक्शन, कोई आर्गुमेंट्स, कोई खबर नहीं आती है तो मैं उस पर कतई विचलित नहीं होता हूं। और इसके साथ ही साथ यदि संवैधानिक तौर से कोई दस्तावेज में मुझे कोई आरोप लगाता है और उस कृत्य को मैंने नहीं किया है और इस कृत्य को ना करने की वजह से उसके कोई साक्ष्य नहीं होंगे, तो भी मैं सामना करने से नहीं घबराता हूं। अब आपके सामने आज मैंने एक एफआईआर की कॉपी भेजी है। इस एफआईआर को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इस एफआईआर में
जो क्लेम किया जा रहा है उस क्लेम में कतई यह नहीं बताया जा रहा है कि दी गई धनराशि वो किस मद में, किस रूप में थी, कंपनी के किस बैंक अकाउंट में दी गई थी, और उसके साथ साथ जो चेक संख्या थी कंपनी में जो जमा की गई वो क्या थी, आरटीजीएस नंबर क्या था, एनईएफटी डिटेल क्या था, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नंबर क्या था, आईएमपीएस नंबर क्या था, कुछ ना दे करके मात्र एक कोरी बकवास कि 1 लाख रुपए दिया जो बढ़कर अभी इतना हो गया होगा, फिर आरबीआई ने बैन कर दिया, अब न जाने क्या क्या लिखा गया है। ये सारी चीजों को बगैर सिद्ध किए, बगैर स्थापित किए आप इस क्लेम को किसी प्रकार से स्टैंड नहीं कर पाएंगे। यदि आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप कोई ऐसा आरोप लगाते हैं जो निरर्थक हो, जिसका कोई भी साक्ष्य आपके पास ना हो, जिस आरोप के एवज में किसी भी प्रकार से आप पास कोई सबूत ना हो, तो आप ये बात जान लीजिए कि धारा 211 के अनुसार जो आरोप आपने जिस व्यक्ति पर लगाया है, अगर वो साबित नहीं होता है तो धारा 211 के अनुसार सेम आरोप उस पर लग जाता है जिसने आरोप लगाया है। ये मेरे मुंह से कही गई बात नहीं है, यह संविधान हमें अधिकार देता है। और जितने वर्ष की सजा हो उतने ही वर्ष का उस व्यक्ति के ऊपर आरोप सिद्ध होने पर कि हां ये एफआईआर, ये आरोप गलत था, उतने ही वर्ष का वही दंड उसको कारित होता है। इस एफआईआर में इस जैसी तकरीबन अब तक लिस्ट करके 100 से ज्यादा एफआईआर मैं खुद पर्सनली व्यक्तिगत तौर से अपने अकाउंट्स, अपनी सारी चीजों को वेरीफाई करने के बाद मैं तैयार करके बैठा हूं, जहां पर एफआईआर में किसी भी प्रकार के लेन देन का कोई भी विवरण किए बगैर मात्र कुछ चेकें या बहुत ढेर सारी चेकें जिसे कहा जाता है कंपनी की तरफ से इशू किया गया है, अभी यह साबित नहीं है कि उस चेक पर जो हस्ताक्षर की गई है या उस चेक को जिसे आपको दिया गया है वो क्या कंपनी से इशू है, या कंपनी में जब 2019 में बुरी तरीके से लूटमार मची हुई थी, हमारे कंपनी से जब दस्तावेज चोरी किए जा सकते हैं, हमारी कंपनी से जब डिटेल चोरी किए जा सकते हैं, जब एयर कंडीशन चोरी किया जा सकता है, वाटर कूलर चोरी किया जा सकता है, हमारे कंपनी के ऑफिस से जब फ्रीज, टीवी चोरी किए जा सकते हैं, तो चेक के बंच बंडल क्यों नहीं चोरी किए जा सकते हैं? और उसको किसी भी नाम से भर करके किसी भी प्रकार से यदि किसी को दिया जाता है या उसके दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, यह सब जांच का विषय है। लेकिन मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, अपने शाइन परिवार के उन सभी व्यक्तियों से भी कहना चाहूंगा जिनके नाम पर ऐसी एफआईआर कराई गई जिससे उनका लेना देना नहीं था, कोई लेनी देनी नहीं था। सेक्शन 211 आपको भी प्रोटेक्ट करता है। यदि आपको कारावास हुई है, अरेस्टिंग हुई है, यदि आपने जमानत ले लिया है, यदि आप बाइज्जत बरी हो गए हैं, तो सेक्शन 211 के तहत आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आप हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई भी एफआईआर दर्ज ना हो पाए। अगर आप दर्ज कराना चाहें तो संबंधित थाने को, जांच एजेंसीज को आप रजिस्टर्ड डाक के द्वारा अपनी एप्लीकेशन, अपना आवेदन भेज सकते हैं। फिलहाल ये काम आगे मैं अपने सर पे खुद बीड़ा उठाने जा रहा हूं। माननीय न्यायालय के समक्ष इंतजार है हमें जांच एजेंसियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी साक्ष्यों का, हम पे लगाए गए आरोप, उसके साक्ष्य। इसके साथ ही साथ हम माननीय न्यायालय में खुद भी ये मांग करने वाले हैं कि जिन लोगों ने हमें ईमानदारी के साथ पैसा दिया है, हम उनकी लायबिलिटी उतारने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं, तैयार हैं। हमें डेटा लिस्ट दिया जाए चेक करके कि पैसा आया है कि नहीं आया है, आया तो एवज में उनको कितना पैसा गया हुआ है और किस किस पैसा गया। इसके साथ साथ माननीय न्यायालय में यह भी आवेदन डालने जा रहे हैं कि कंपनी के अंदर आवन और गवन दोनों तरह के पैसे की जांच की जाए कि पैसा आया है तो किस मद में आया है और पैसा गया है तो किस मद में किसको गया है। इन सारी चीजों की जांच की जाए, क्योंकि अब तक अदालत के अंदर जो मुकदमा था वो आरोपों पे चल रहा था, साक्ष्यों पर और आर्गुमेंट पे नहीं आया था, ट्रायल पे नहीं आया था, साबित करने, सिद्ध करने पर नहीं आया था। यदि हमारे खिलाफ कोई आरोप पत्र डाल भी दिया गया है तो उसमें लगाए गए आरोप यदि साक्ष्य के साथ नहीं है तो हम माननीय न्यायालय के अंदर इसे चैलेंज करेंगे। आज ये पहली एफआईआर मैंने डाली है, इस एफआईआर को आप खुद पढ़ें
और किसी ऐसे व्यक्ति से जरूर पढ़वाएं, किसी ऐसे विधिक जानकार से जरूर पढ़वाएं जिस एफआईआर को पढ़ करके राय दे सके और पूछ सके कि इस एफआईआर में कितनी त्रुटियां हैं, कितने प्रकार की कमियां की गई हैं। अब ये त्रुटियां सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि एफआईआर गलत है, बल्कि ये त्रुटियां काम आएंगी कंपनी के लिए आने वाले भविष्य में सेक्शन 211 के तहत दोबारा केस करने के लिए। और हर एफआईआर में मैं हर उस बेगुनाह का नाम छांट करके बाहर निकालूंगा और उसकी तरफ से जितनी भी एफआईआर फेक कराई गई हैं, गलत कराई गई हैं, गलत तरीके से कराई गई हैं, वो ये सोचकर कभी नहीं कराई गई होंगी कि इसका रिवर्ट कभी आ सकता है। एफआईआर जितनी मैंने अब तक पढ़ी, मुझे सिर्फ एक ही अंदाजा हुआ कि लोगों ने एफआईआर सिर्फ इसलिए कराई कि उनको ये लगा कि एफआईआर करने से उनका पैसा मिल जाएगा, एफआईआर करने से लोगों पर दबाव पड़ेगा, उनको पैसा मिल जाएगा। लेकिन वो कभी भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि ऐसी हर एक गलत एफआईआर जिसमें उन्होंने तथ्यों को नहीं रखा है, डिटेल नहीं रखा है, पैसे का विवरण नहीं दिया है, बैंक में पैसा नहीं दिया है, और दिया भी है तो दिया कुछ और है, बताया कुछ और है, और अपनी तरफ से एक आरोप लगा दिया। जैसे इसी एफआईआर को पढ़ें कि इसमें इन्होंने आरबीआई का विवरण किया, पता नहीं क्या क्या विवरण किया, हमें खुद इसके बारे में नहीं पता। इसमें एक भी लेनी देनी में कहीं पर भी जितने लोगों का नाम दिया गया है, सारे लोगों की डिटेल नहीं दी गई है। सिर्फ ये बताया गया है कि ये सारे लोग, और लेनी देनी में सिर्फ एक नाम संदीप राठौर का इस्तेमाल किया गया है। बाकी नाप दिया गया सारे स्टाफ को, नाप दिया गया कंपनी मैनेजमेंट को। फिलहाल आपकी सूचना के लिए बता दूं, ये मिथिलेश जी के एफआईआर है, जिन्होंने सबसे पहले मिथिलेश फाउंडेशन का एक वो किया था, गठबंधन करके बनाया था, और उसके तहत लोगों को एफआईआर के लिए प्रेरित किया था, जिनकी खुद की एफआईआर कहीं पे स्टैंड नहीं करती है। और ये अभी तक मेरी जानकारी, विधिक जानकारी है, मेरे अधिवक्ताओं के द्वारा दी गई जानकारी के द्वारा और किसी भी सीनियर लॉयर द्वारा लिए गए राय के आधार पर मैं कह रहा हूं। बाकी कोर्ट में तो ये सारी एफआईआर चैलेंज में आएंगी। साबित करना पड़ेगा इन लोगों को कि हम पे लगाए गए आरोप किस हद तक सही हैं, गलत अगर जैसे जैसे आरोप होता चला जाएगा, जहां जहां साक्ष्य नहीं मिलेंगे, वो सारी एफआईआर इस हाशिए पे आनी तयशुदा है कि मैं सेक्शन 211 के तहत, चाहे हमारे कंपनी के द्वारा हो और चाहे उन सभी लोगों द्वारा जिनका नाम इसमें डाला गया है, ऐसे लोगों के खिलाफ कंपनी जरूर एक्शन लेगी। क्योंकि इसके द्वारा हमारा डैमेज हुआ है, हमारी इमेज खराब हुई है, हमारी कार्यविधि रुकी है, हमारे काम पर रुकावट आई है। फिलहाल मैं अपने 20-22 साल के वो सारे तजुर्बे जो कानून के दायरे में रहते हुए मैंने सीखे हैं, जाने हैं, पढ़े हैं, लड़ा हूं, देखा हूं, वो इस मुकदमे में अब काम आने जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मैं कई बार बोल चुका हूं कि ये लड़ाई अब शुरू हो रही है, तो हां, ये लड़ाई इस बार से अब से शुरू हो चुकी है। हर उस एफआईआर के खिलाफ जिस एफआईआर में झूठे तथ्य डाले गए, हर उस एफआईआर के खिलाफ जिस एफआईआर में पैसों का कोई भी सबूत या साक्ष्य नहीं दिया गया, हर उस एफआईआर के खिलाफ जिस एफआईआर कर्ता से जांच एजेंसियों के द्वारा ना साक्ष्य माना गया, ना किसी प्रकार का कोई सबूत मांगा गया, ना उनसे यह साबित करने कहा गया कि उन्होंने जो पैसा दिया, जो आरोप लगाया, वो किस हद तक सही है। अब ये हर एक मांग माननीय न्यायालय के द्वारा हम लोग खुद करने जा रहे हैं और करेंगे इसको जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जिन लोगों ने आज हिंदुस्तान की तारीख में मुझे इस लायक बनाया कि पूरा का पूरा भारत देश इस मुकदमे को जरूर देखेगा, जरूर जानेगा और प्रेरणा लेगा और बहुत कुछ सीखेगा। हर वो निर्दोष व्यक्ति जिसे गलत फंसाया जाता है, जो गलत तरीके से जिसको फंसाया गया है, हर वो निर्दोष व्यक्ति जो कानून से डरता है और अपने अधिकारों को नहीं जानता है, इस मुकदमे से बहुत कुछ सीखेगा। धन्यवाद।